गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष रहेंगे। जून 2024 तक बड़ा कार्यकाल। आडवाणी शाह के बाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले तीसरे नेता। जी हां दोस्तों, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मोहर लग गई। नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। उन्हें जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष और 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। नड्डा का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। अब वे लोकसभा चुनाव तक पार्टी की कमान संभालेंगे। दोस्तों, जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। वे लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद भाजपा के ऐसे तीसरे नेता बन गए हैं जिन्हें लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि राजनाथ सिंह भी 2 बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था। दोस्तों, जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आर्मी पर करवाती है हमला। आरजेडी के एक और मंत्री का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, बिहार के महागठबंधन की सरकार में शामिल आरजेडी कोटे के मंत्री इन दिनों लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। यह मामला अभी चल ही रहा है। इसी बीच मंगलवार को आरजेडी कोटे के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने भी एक विवादित बयान दे दिया। सुरेंद्र यादव से जब पूछा गया कि बीजेपी दावा कर रही कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह जीतेगी, इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हर बार बीजेपी चुनाव जीतने के लिए आर्मी पर हमला करवाती है, इस बार लगता है कि किसी देश पर हमला करवाएगी। आरजेडी के मंत्री के विवादित बयान पर बीजेपी ने जवाब दिया। निखिल आनंद ने कहा है कि आरजेडी के तर्कश में एक से बढ़कर एक तीर हैं जो देश दुनिया में बिहार की फजीहत करा रहे हैं। अब सुरेंद्र यादव का बयान सुनकर तो हंसी आती है कि चुनाव आने पर बीजेपी आर्मी पर हमला करवाती है और अब किसी देश पर भी हमला कर देगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, आरएसएस दफ्तर नहीं जा सकता, मेरा गला काटना होगा। वरुण गांधी को गले लगा सकता हूं पर उनकी विचारधारा के खिलाफ हूं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाजपा सांसद वरुण गांधी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे वरुण गांधी को गले लगा सकते हैं लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। राहुल गांधी बोले कि वे आरएसएस के दफ्तर नहीं जा सकते, इसके लिए उनकी गर्दन काटनी होगी। राहुल गांधी बोले, मेरे परिवार की एक विचारधारा है। वरुण ने दूसरी विचारधारा चुनी, मैं उस विचारधारा को अपना नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोले, भारत से 3 युद्ध लड़े, सिर्फ गरीबी बेरोजगारी मिली। पीएम मोदी को मेरा संदेश, अब टेबल पर बैठकर विवादों पर बातचीत करें। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातचीत के लिए मैसेज भेजा है। शहबाज ने कहा कि भारतीय लीडरशिप और प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है कि आइए मेज पर बैठते हैं और हमारे बीच के कश्मीर जैसे मसलों पर समझदारी से बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने अल अरेबिया न्यूज चैनल से इंटरव्यू में यह बात कही। शहबाज का यह बयान तब आया जब पाकिस्तान बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है। खाने पीने की चीजों और डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि भारत हर लिहाज से ताकतवर है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर में हर वक्त मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। धारा 370 के तहत कश्मीरियों को जो अधिकार मिले थे, भारत ने वह भी ले लिए। अगस्त 2019 में ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई। भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं। यह सब हर हाल में रुकना चाहिए ताकि दुनिया में यह मैसेज जाए कि भारत बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से हुए बाहर, पीठ में चोट लगी, एनसीए में करेंगे रिहैब। रजत पाटीदार टीम इंडिया में शामिल। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। पीठ में इंजरी के चलते वे वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। उनकी जगह बीसीसीआई ने मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार को टीम में चुना है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को पहला वनडे बुधवार को हैदराबाद में खेलना है। श्रेयस अय्यर पिछले दिनों श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे। सीरीज के 3 वनडे मैचों में उन्होंने 31.33 की औसत से 94 रन बनाए थे। चोटिल श्रेयस इलाज कराने और फिटनेस वापस पाने के लिए बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी पहुंच चुके हैं। एनसीए में भारत के घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोलोजियम को लेकर केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी ने किया वार।
जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम्स के पुनर्गठन के लिए कानून मंत्री किरण रिजिजू के चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र पर विपक्षी दलों को एतराज है। कल कांग्रेस नेताओं ने किरण रिजिजू के पत्र को न्यायपालिका के लिए जहर की गोली जैसा बताया था। वहीं अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि न्यायपालिका को आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि केंद्र सरकार न्यायपालिका में किसी भी तरह से दखल दे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा कोलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट को लिखे पत्र के सवाल पर मंगलवार 17 जनवरी को यह भी कहा कि अगर कोलेजियम में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होगा तो राज्य सरकार का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। ममता आगे बोली, लेकिन जब राज्य सरकार कोलेजियम के लिए अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट भेजेगी तो वह उसे केंद्र सरकार को भेजेगी। ऐसे में राज्य सरकार की सिफारिशों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और केंद्र सरकार न्यायपालिका में दखल देना शुरू करेगी। इसलिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोलेजियम में केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि हो। ममता ने दो टूक कहा, नहीं, हम यह नहीं चाहते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोशीमठ को बचाने की अनोखी कोशिश, शंकराचार्य स्वामी 100 दिनों तक करेंगे धार्मिक अनुष्ठान। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ का मामला दिन ब दिन चिंताजनक होता जा रहा है। ऐसे में ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से अनियोजित विकास और अंधाधुंध तरीके से विकास किया जा रहा है, स्वामी ने कहा कि इसी विकास की वजह से लगातार विनाश हो रहा है। वे बोले कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं के चलते आसपास के रहने वाले लोग भी प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोशीमठ इसका ताजा उदाहरण है। उत्तराखंड पहुंचे स्वामी ने कहा कि जोशीमठ को बचाने के लिए आध्यात्मिक तरीका भी अपनाया जा रहा है। आगामी 100 दिनों तक जोशीमठ में धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जोशीमठ आपदा में जिन प्रभावितों को शिफ्ट किया गया है उन्हें उसी प्रभावित क्षेत्रों में ही शेल्टर होम में रखा गया है। ऐसे में अगर किसी दिन दुर्घटना हो जाती है तो उसकी चपेट में सभी आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 करोड़ की रिश्वत मामले में एएसपी दिव्या मित्तल हुई गिरफ्तार, बोली ड्रग माफियाओं को पकड़ने का मिला इनाम। जी हां दोस्तों, राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर टीम ने 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में अजमेर में बड़ी कार्यवाही की है। एसीबी ने एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को अजमेर स्थित उनके निजी आवास पर तलाशी लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दिव्या मित्तल का बड़ा बयान सामने आया। दिव्या मित्तल ने कहा कि ड्रग माफियाओं को पकड़ने का उन्हें यह इनाम मिला है। यही नहीं, दिव्या मित्तल अजमेर के पुलिस अधिकारियों को भी ड्रग मामले में शामिल बताया है। दरअसल दोस्तों, जब जयपुर एसीबी की टीम उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति से रिश्वत की मांग नहीं की है। ड्रग माफियाओं का रैकेट है ताकि मेरे यहां से फाइल हट जाए। मैं उन्हें लगातार ट्रैक कर रही थी। इसमें अजमेर पुलिस के कई अधिकारी भी शामिल है। दिव्या मित्तल के इस बयान ने अजमेर पुलिस को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एसीबी की जांच में दिव्या मित्तल ने बार बार रिश्वत की राशि ऊपर तक देने की बात भी कही है। अब एसीबी इसकी जांच कर रही है कि ऊपर कहां तक यह राशि दी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 60 रुपए लीटर वाले फ्लैक्स फ्यूल से दौड़ेगी गाड़ियां। ऑटो एक्सपो में पहुंची एथेनॉल ब्लीडिंग फ्यूल वाली कार बाइक, इनका माइलेज भी है बेहतर। जी हां दोस्तों, आने वाले 1-2 सालों में आपको फ्यूल 60 से 62 रुपए प्रति लीटर में मिल सकता है। अभी पेट्रोल की कीमत 108 रुपए के आसपास चल रही है। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल डीजल गाड़ियों से होने वाले एयर पोल्यूशन को रोकने और फ्यूल के दाम कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें एथेनॉल ब्लेडेड फ्यूल पर काम कर रही है। भारत में भी एथेनॉल को पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इससे गाड़ियों का माइलेज भी बढ़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश में 5% एथेनॉल से प्रयोग शुरू हुआ था, जो अब 10% तक जा पहुंचा है। अब सरकार नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू कर 22 अप्रैल से E20 यानी कि 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल से E80 यानी कि 80% एथेनॉल प्लस 20% पेट्रोल पर जाने के लिए प्रोसेस शुरू करने जा रही है। अप्रैल से सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल कंप्लाइड गाड़ियां ही बेची जा सकेंगी। साथ ही पुरानी गाड़ियां एथेनॉल कंप्लाइड व्हीकल में चेंज की जा सकेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस भारतीय बल्लेबाज को रोक पाना हुआ नामुमकिन, शतक जड़कर सेलेक्टर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने एक और शतक जड़कर सेलेक्टर्स को जवाब दिया है। मुंबई के इस धाकड़ बल्लेबाज ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में सेंचुरी बनाई। रणजी ट्रॉफी की 23 पारियों में उनका ये 10वां शतक है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरफराज को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है। मुंबई की टीम एक समय पर 66 रन पर 4 विकेट
होकर संघर्ष कर रही थी। स्टार बल्लेबाजों से सजी इस टीम को संकट से निकालने का काम सरफराज खान ने किया। दोस्तों, खबर लिखे जाने तक सरफराज खान नाबाद 117 रनों पर खेल रहे थे। मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मुंबई के स्टार ओपनर पृथ्वी शॉ 35 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया के कप्तान रह चुके अजिंक्य रहाणे 25 गेंदों में 2 रन ही बना सके। सरफराज खान ने अपना शतक 135 गेंदों में पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंझाउला केस, अंजलि हत्याकांड के आरोपियों पर अब चलेगा हत्या का केस, एफआईआर में जुड़ी धारा 302। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कंझाउला केस में पुलिस ने 17 दिन बाद सख्त एक्शन लिया है। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 जोड़ी है। पहले आरोपियों के खिलाफ धारा 304 लगाई गई थी, लेकिन जांच के बाद अब पुलिस ने 304 की जगह धारा 302 लगा दी है। स्पेशल सीपी जोन 2 लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि पुलिस की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ ये कार्यवाही की गई। सुल्तानपुरी में नए साल की रात कार सवार युवकों ने स्कूटी सवार अंजलि को टक्कर मार दी थी। उसके बाद अंजलि को कार से 13 किलोमीटर तक घसीटा था। इस घटना में अंजलि की मौत हो गई थी। मामले में 1 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304A, 304, 120B, 34 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस केस में भौतिक, मौखिक, फोरेंसिक एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 की जगह पर धारा 302 जोड़ी गई है। मामले में आगे की जांच जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दिया अपडेट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने बारिश का अपडेट दिया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों को 19 जनवरी से शीतलहर से तो राहत रहेगी, लेकिन बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 22 जनवरी से साल की पहली बारिश शुरू हो सकती है। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 19 जनवरी से उत्तर भारत के राज्यों को शीतलहर से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि 18 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके कारण उत्तर भारत को शीतलहर से छुट्टी मिलेगी। उत्तर पश्चिम भारत में 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रहेगा और वहां भी छुटपुट बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 23 और 24 जनवरी को इन इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी हिस्से में 23 और 24 फरवरी को गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो सकती है टैक्स छूट की लिमिट। जी हां दोस्तों, सरकार इस बार के बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। 2 सरकारी सूत्रों के हवाले से राइटर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस मामले में राइटर्स से किए गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। वहीं एक अन्य एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख में से 2.5 लाख कम करके यानी कि 2.5 लाख पर 5% टैक्स देना होता है। इसमें भी एक पेच है, सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है। मतलब यह है कि अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर कमाई 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हुई तो टैक्स देना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खोई जमीन पाने के लिए बसपा ने झोंकी ताकत, कार्यकर्ता सम्मेलन में गांव-गांव पहुंचने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी मिशन 2024 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस हासिल करने के काम में लग गई है। इसके लिए पार्टी ने पूरा खाका खींचकर काम भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले पार्टी ने मंडल स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन करने शुरू किए, जिसके तहत अब तक 17 मंडलों में कार्यक्रम हो चुके हैं। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने 24 दिसंबर 2022 को रामनगरी अयोध्या से इन सम्मेलनों की शुरुआत की थी। 18 जनवरी को अंतिम मंडल लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसके बाद 20 जनवरी से जिला स्तर पर ऐसे ही सम्मेलन शुरू होंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष खुद रहेंगे। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी है कि चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं होगा, पार्टी अपने दम पर इस बार चुनाव लड़ेगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 562 अंक बढ़कर 60,655 पर बंद, निफ्टी 158 अंक चढ़ा, हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 562 अंक बढ़कर 60,655 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 158 अंकों की तेजी के साथ 18,053 पर पहुंच गया। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी रही, वहीं 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। एलटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, एचसीएल टेक, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और ब्रिटानिया समेत निफ्टी 50 के 37 शेयरों में तेजी रही। वहीं एसबीआई, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, विप्रो, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस समेत निफ्टी के 13 शेयरों में गिरावटें देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिगो की फ्लाइट में यात्री ने इमरजेंसी गेट खोला, मची अफरा तफरी। जी हां दोस्तों, पिछले साल 10 दिसंबर को इंडिगो की एक फ्लाइट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री ने विमान का आपातकालीन दरवाजा खोल दिया। विमान चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रहा था। एयरलाइन ने यात्री की माफी को मंजूर किया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। इसके कारण फ्लाइट 2 घंटे तक लेट हुई थी। इंडिगो 6E7339 फ्लाइट ने प्रेशराइजेशन जांच के तुरंत बाद उड़ान भरी। नागर विमानन निदेशालय ने जांच के आदेश दिए हैं। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वे इस मामले को देख रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि यह घटना 10 दिसंबर को चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6E7339 में हुई थी। इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा जांच के बाद विमान ने उड़ान भरी। दोस्तों इंडिगो ने इस घटना पर कहा कि 10 दिसंबर को चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली फ्लाइट पर यात्रा कर रहे एक यात्री ने बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान गलती से आपातकालीन निकास खोल दिया। यात्री ने कार्रवाई के लिए माफी मांगी। एसओपी के अनुसार विमान अनिवार्य इंजीनियरिंग जांच से गुजारा, जिसके कारण उड़ान में देरी हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के संजय भंडारी को भारत लाने का रास्ता हुआ साफ, ब्रिटेन की गृह मंत्री ने दिया प्रत्यार्पण का आदेश। जी हां दोस्तों, आर्म्स डीलर संजय भंडारी को ब्रिटेन से भारत लाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। ब्रिटेन की कोर्ट के बाद अब ब्रिटिश सरकार ने भी भंडारी के भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। यह आदेश ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने दिया है। अब भंडारी के पास 12 जनवरी से सिर्फ 14 दिन का समय है। इतने समय में वह कोर्ट या गृह मंत्री के आदेश के खिलाफ आवेदन कर सकता है। इसके बाद उसे भारत प्रत्यार्पित करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट ने भंडारी के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी थी। उसे साल 2020 में गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी दोनों ने ही उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप तय किए थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार ने पहले ही संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित करा हुआ है। जब से वो ब्रिटेन भागा है, उसे भारत लाने की कोशिश जारी है। भारत सरकार ब्रिटेन सरकार से कई बार अपील भी कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केजरीवाल बोले एलजी हमारे सिर पर बैठ गए हैं। दिल्ली विधानसभा में चिल्लाकर बोले स्पेलिंग और हैंडराइटिंग की शिकायत कर रहे हैं, वो मेरे हेडमास्टर नहीं है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि एलजी हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं। हम टीचर्स को ट्रेनिंग लेने के लिए फिनलैंड भेजना चाहते हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन एलजी विनय कुमार सक्सेना टीचरों को ट्रेनिंग के लिए जाने से रोक रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानते। विधानसभा में चिल्लाते हुए केजरीवाल ने कहा कि हेड राइटिंग और स्पेलिंग की शिकायत करते हैं वो हैं कौन, वो मेरे हेडमास्टर नहीं है। मैं जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं। दरअसल दोस्तों दिल्ली सरकार अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि एलजी सक्सेना ने इस फैसले पर रोक लगा दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि ऐसा करने वाले एलजी होते कौन है, क्या वो हमें सिखाएंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ाना कैसे है। केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने 2 बार टीचर्स को फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। इससे पता चलता है कि उनकी मंशा सही नहीं है। वो एलजी है, मेरे हेडमास्टर नहीं। लोगों ने मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना है, लेकिन एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हाफिज सईद का बहनोई मक्की ग्लोबल टेररिस्ट हुआ घोषित। कश्मीर में हुए हमलों का मास्टरमाइंड चीन ने इसी के लिए यूएन में वीटो लगाया था। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने सोमवार को अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। अब्दुल रहमान मक्की भारत में हुए 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने अपने बयान में कहा कि सुरक्षा परिषद समिति ने अब्दुल रहमान मक्की को ISIL, दाएश और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। इसके बाद आतंकी मक्की की संपत्ति जब्त होगी, उसकी यात्रा पर प्रतिबंध लगेगा।
दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने अब्दुल रहमान मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया में यह समझ बन रही है कि चीन भारत को रोक नहीं सकता है। चीन ने भारत के लोगों की न्याय की मांग में रोड़े अटकाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी कई और भी हैं जिन्हें ग्लोबल आतंकी घोषित करवाना है। अब्दुल रहमान को ग्लोबल आतंकी घोषित करवाने वाली कमेटी ने उसे भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी की नसीहत। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। पीएम ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी और कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें। उन्होंने कहा कि पसमंदा और बोरा समाज से मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाकर रखना होगा, समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करें, चाहे वोट दें या ना दें, लेकिन मुलाकात करें। पार्टी के कई लोगों को अब भी लगता है कि विपक्ष में है। पार्टी के कई लोगों को मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा कि अति आत्मविश्वास के चलते चुनाव हार गए थे। अति आत्मविश्वास से सभी को बचना चाहिए, सभी को मेहनत करने की जरूरत है। ये सोचना कि मोदी आएंगे जीत जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। सभी को संवेदनशील होने की जरूरत है। सत्ता में बैठे लोग ये ना समझें कि ये स्थायी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से राज्य में लिंगानुपात के अनुसार महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि मेल फीमेल रेशो में भारत का कौन सा राज्य फीमेल्स के मामले में सबसे नंबर 1 पर है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस राज्य का नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।